नमस्कार नेपाली मित्रों। तो आपको बताएंगे बालेन शाह और रवि लामिछाने की पावर। इनकी इतनी पावर है कि नेपाली पॉलिटिक्स में फिर से क्राइसिस छा गया और नेपाल के जो सभी बड़ी पार्टियां हैं उनके नेता बुरी कदर डर गए। यानी कांग्रेस के नेता डर गए, एमआलए के नेता डर गए और ये इतना डर गए कि इन्होंने सोचा कि इस प्रचंड सरकार को ढाल देते हैं और दोबारा से कांग्रेस और एमआलए गठबंधन करके नई सरकार बनाएंगे और संविधान संशोधन भी करेंगे। आप यदि गहराई से पिछले एक साल का घटनाक्रम देखेंगे, 1 या 1.5 साल का, तो आपको साफ क्लियर लग जाएगा कि जब से रवि लामिछाने और बालेन शाह जैसे लोग चुनाव जीते हैं तब से सरकार प्रेशर में आई है और नेपाल के बड़े दल जैसे एमआलए, माओवादी और कांग्रेस पूरी तरीके से डरे हुए हैं। अभी जो उथल पुथल नेपाली राजनीति में दिखाई दे रही है, इसके पीछे 1 साल की रवि लामिछाने की मेहनत लगी हुई है। जैसे नकली भूटानी शरणार्थी जो कांड हुआ था, यानी करप्शन, दूसरा गिरिबंधु करप्शन, और भी बहुत सारे हैं जैसे सड़कों का करप्शन, ठेके में करप्शन। यानी कुल मिला जुला के रवि लामिछाने ने जब भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े नेताओं की फाइल खोलना चालू कर दी तो नेपाल में पॉलिटिक्स क्राइसिस आ गया और ओली जैसे लोग, देवबा जैसे लोग घबरा गए, क्योंकि ओली के आदमी भी भ्रष्टाचार में लिप्त, देवबा जी के आदमी भी भ्रष्टाचार में लिप्त, आरजू राणा तक भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई। तो इनका डरना स्वाभाविक था। यानी एमआलए भी डर गई और कांग्रेस भी डर गई और यहां तक कि माओवादी पार्टी भी डर गई। क्यों डर गई? रवि लामिछाने ने जब भ्रष्टाचार की फाइलें खोलना चालू कर दी तब, और रवि लामिछाने को समर्थन बालेन शाह जैसे लोगों का भी था। हालांकि खुलकर बालेन शाह समर्थन नहीं दिए, लेकिन एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि मौन समर्थन बालेन शाह का कहीं ना कहीं रवि लामिछाने को था। और अकेले बालेन शाह जैसे ही लोग नहीं, बालेन शाह की पावर तो केवल एक मेयर की है, और भी बड़े नेताओं का समर्थन रहा रवि लामिछाने को कि फाइल खुलवाओ, जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया उनका। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि बड़े नेता जो बड़े नाम है, बालकृष्ण खान हुआ, बेचैन झा हुआ, राम बहादुर थापा हुआ और भी बहुत सारे, इनके नाम से जब फाइलें खुलने लग गई तो सबके दिमाग में क्या आया कि रवि लामिछाने को किनारा कर देते हैं। और आपने देखा भी होगा कई प्रकार के मुद्दे रवि लामिछाने के ऊपर पिछले 1 साल से डाले जा रहे हैं कोर्ट में। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब कोई ईमानदार नेता कुर्सी पे बैठता है और वो कुछ ईमानदारी दिखाता है तो बेईमान नेता क्या करते हैं, उसे किसी न किसी जाल में फंसा देते हैं। अब आप रवि लामिछाने को क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप रवि लामिछाने को बेईमान समझते हैं या ईमानदार समझते हैं, उन चीजों को छोड़ दीजिए। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि रवि लामिछाने इस समय केवल नेपाल से भ्रष्टाचार हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कुछ छोटे मोटे नेता उनका समर्थन दे रहे हैं। अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि ओली, देवबा इस समय बहुत घबराए हुए हैं, बहुत ज्यादा, और यहां तक कि प्रचंड भी। लेकिन प्रचंड अभी किनारा कर देते हैं। मेन जो घबरा रखे हैं ओली, देवबा, कारण क्या है कि इनको फिर डर है अभी और घोटाले भी होंगे ना, कि कहीं उनकी भी फाइल ना खुल जाए। दोस्तों, नेपाल की जीडीपी 54 खरब रुपए और कुछ घोटाले ऐसे हो रखे हैं जो 10 खरब रुपए तक हैं। सोचने वाली बात है। सोचिए, नेपाल का 1 साल का सकल घरेलू उत्पादन 54 खरब रुपए का होता है। 54 खरब रुपए गृहस्थ उत्पादन वाले देश में 10-10 खरब के घोटाले हो जाते। कितना करप्ट हो चुका है नेपाल का पूरा सिस्टम। आपको पता होना चाहिए कि 60 आदमी पकड़े गए अभी जो नकली सोना चाइना से लाते थे, और एक अनुमान के मुताबिक बताया गया कि नेपाल में 10,000 सोने की दुकानें ऐसी हैं जो नकली सोना खरीदती हैं। उनमें छोटी बड़ी बहुत सारी दुकानें शामिल हैं। ये मैंने नेपाली समाचार में ही पढ़ा है। आप खुद ही सोच लीजिए कि एमआलए कांग्रेस का मिलना, एमआलए माओवादी का मिलना, जिस देश में मुख्य पार्टियां समझौता कर सकती हैं वो देश विकास नहीं कर सकता, कोई चांस नहीं है। एमआलए कांग्रेस आपस में समझौता कर देगी
तो भ्रष्टाचार की बहुत सारी फाइलें बंद हो जाएगी। संविधान संशोधन करेगी तो भ्रष्टाचार की बहुत सारी फाइलें बंद हो जाएगी। हालांकि संविधान संशोधन करना इतना आसान नहीं है, 2/3 बहुमत चाहिए। और ओली जी बोलते हैं हम संविधान संशोधन के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाएंगे। कितना गलत बोलते हैं ओली जी, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। संविधान संशोधन हो ही नहीं सकता, 2/3 बहुमत कहां से आएंगे? गहराई से सोचिए, मीडिया पर मत जाइए और गहराई से सोचिए कि 2/3 बहुमत होगा ही नहीं, संविधान संशोधन होगा ही नहीं। ओली जी बोल रहे हैं संविधान संशोधन करेंगे, जो कि 100% गलत है। इनके पक्ष में 60% भी वोटिंग नहीं होगी। हालांकि 6 प्रदेशों में बहुमत दिखाई दे रहा है एमएलए और कांग्रेस का। देखिए, संविधान संशोधन नहीं होगा। ओली जी चाहे ऐलान कर दे कि हम संविधान संशोधन करेंगे, वो नहीं कर सकते ओली जी। वो केवल इन फाइलों को बंद कराने के लिए कुछ रूल्स बनाएंगे वो और उनको लागू करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रवि लामिछाने कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, बहुत तेज दिमाग का आदमी है। मुझे लगता है रवि लामिछाने से ज्यादा दिमाग वाला आदमी नेपाल में कोई है ही नहीं तो अब तक रवि लामिछाने जेल के पीछे होते, सलाखों के पीछे होते, जितना कि नेपाल के बड़े नेताओं ने रवि लामिछाने को जेल में डालने की कोशिश की। अब वही नेता लोग बालेन शाह के ऊपर भी नजर टिकाए हुए हैं कि बालेन शाह को भी किसी मामले में घसीटेंगे और बालेन शाह के ऊपर भी 50 मुद्दे चलवाएंगे। तो मैं बोल रहा था, बड़े दल जब मिलते हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तब रोकने वाला कौन है? भारत को देख लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं मिलेगी, कभी गठबंधन नहीं बना सकती है। सबसे बड़ी दुश्मन पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी भारत में। इससे होता क्या है, बीजेपी कोई गलत काम करती है तो कांग्रेस वाले तुरंत हल्ला मचा देते हैं, कांग्रेस गलत काम करती है तो बीजेपी वाले तुरंत हल्ला उठा देते हैं। भारत में इतना तक है कि किसी महिला से छेड़खान हो जाती है, कांग्रेस पार्टी के वहां पे शासन चल रहा है, तो बीजेपी वाले उसी पे हंगामा कर देते हैं। भ्रष्टाचार करना अभी भारत में बहुत मुश्किल है, होता है, छोटे स्तर के लोग करते हैं, जैसे ऊपर से 100 रुपये आ गया तो जहां वो यूज हो रहा है वहां 40-50 रुपये ही होता है, 50-60 सब खा जाते हैं। लेकिन बड़े भ्रष्टाचार भारत में बंद हो गए। जीडीपी का 10%, 15% वाले भ्रष्टाचार भारत में बंद हो गए और ये नेपाल में चल रहे हैं। जीडीपी का 10%, 20%, 30% भ्रष्टाचार। हालांकि भ्रष्टाचार का जीडीपी से कोई लेना देना नहीं, जीडीपी का पैसा अलग है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो जीडीपी के पैसे से नहीं हो रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जीडीपी का पैसा रनिंग पैसा होता है और जो भ्रष्टाचार होता है चल वो अचल संपत्ति पर हो रहा है, तो दोनों अलग अलग है। लेकिन हम आपको एक तरीके से समझा रहे हैं कि जीडीपी का 30%, 35% तक भ्रष्टाचार नेपाल में हो रहा है और ये बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत है नेपाल के लिए। नेपाल पूरी तरीके से एक अस्थिर देश की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अभी नेपाल ठीक है, इससे ज्यादा होता है तो नेपाल पूरी तरीके से पाकिस्तान जैसा बन जाएगा, एक अस्थिर देश। वो नेपाली जनता देश को संभाल के चल रही, विदेशों में जाती है, रेमिटेंस भेजती है, तो नेपाल के पास में 17, 15, 16 अरब बिलियन डॉलर है इस समय पैसा, वो थोड़ा देश बचा रही है। अगर सोचिए, जैसे नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता है और विदेशों से रेमिटेंस आना बंद हो जाए तो पूरी तरीके से आपातकाल लग जाएगा, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा। नेपाल को संभाल रखा है वहां की जनता ने, सरकार ने नहीं। सरकार आपके टोटल जो पार्टियां हैं वो किसी न किसी करप्शन में लिप्त मिले हैं। अब नाम इसलिए नहीं ले सकते कि क्या मालूम हम ही ना फंस जाए, क्योंकि हमारे पास भी तो एविडेंस नहीं है और 1500 किलोमीटर दूर भारत में बैठ के हम एविडेंस नहीं ला सकते। हमने जो सुना वो आपको बता दिया। अब दोस्तों, बात राजनीतिक हो रही थी, लेकिन हम कहीं से कहीं अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि बोलने को होता है बहुत ज़्यादा और हमें केवल 10 मिनट में ही बोलना है ये सब कुछ। नेपाल में पॉलिटिक्स क्राइसिस क्यों हुआ, इस पर बात होनी थी आज, लेकिन नहीं हो पाई। आप इतना समझ लीजिए कि रवि लामिछाने ने फाइल खोली, इस कारण फिर आपको राजनीतिक अस्थिरता दिखाई दे रही होगी। और राजनीतिक अस्थिरता, बार बार प्रधानमंत्री के पद के लिए झगड़ना, कुर्सी के लिए जब तक नेता आपस में झगड़ते रहेंगे, देश पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा, देश विकास नहीं करेगा, बात खत्म। आज के लिए इतना ही। माफ कीजिए, हम आपको सही से नहीं समझा पाए जो हम आपको समझाना चाहते थे। हम ये समझाना चाहते थे कि नेपाल के लिए लोकतंत्र सही कि मोनार्की सही कि कम्युनिस्ट
शासन प्रणाली सही, यानी एक दलीय शासन प्रणाली, ये हम आज समझाने वाले थे आपको, लेकिन ये नहीं बता पाए क्योंकि टॉपिक चेंज हो गया और समय भी समाप्त हो गया। दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।